सुल्तानपुर राज्य पर विक्रम नाम का राजा राज किया करता था। वो धन दौलत को ही सब कुछ समझता था। वह सोचा करता था, मैं चाहूँ तो किसी भी देश को क्षण भर में कुचल सकता हूँ। इस संसार में धर्म कर्म स्त्री पुरुष पुत्र मित्र सब धन दौलत ही है। राजा विक्रम धन दौलत के घमंड में डूबा हुआ था और दूसरी ओर उसका बेटा अशोक बहुत बुद्धिमान था। उसका विचार था, धन दौलत तो तुच्छ चीज है। दुनिया में अगर कोई श्रेष्ठ है तो वो है बुद्धि। बुद्धि से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। एक दिन बगीचे में अपने बेटे अशोक के साथ घूमते हुए राजा विक्रम ने पूछा, बेटा क्या तुम बता सकते हो कि दुनिया में धन दौलत बड़ी है या बुद्धि? राजा विक्रम के इस प्रश्न को सुनकर राजकुमार अशोक सोचने लगा। पिताश्री के मन में जो धन दौलत का मूल्य बना हुआ है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पिताजी, मैं धन दौलत से बुद्धि को बड़ा समझता हूँ। बुद्धि से ही धन दौलत आती है और बुद्धि से ही दुनिया में सब कामकाज सुचारू रूप से चलते हैं। पिताजी, मनुष्य के पास यदि बुद्धि ना हो तो उसकी सारी धन दौलत यूं ही लुट जाती है। इसके साथ ही यदि किसी देश का राजा बुद्धिहीन हो तो शीघ्र ही उसका राजपाट चौपट हो जाता है। राजकुमार की यह बात सुनकर राजा हैरान होकर सोचने लगे। राजकुमार अशोक ने ये सब कहकर हमें बुद्धिहीन जताना चाहा है। ये तो सरासर हमारा अपमान है। बेटा, तुम्हें अपनी बुद्धि का बड़ा ही घमंड है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बिना धन दौलत के बुद्धि के सहारे अपना जीवन कैसे चला सकते हो। हम आज ही तुम्हें नीलवन में बनी अपनी हवेली में रहने के लिए भिजवा देते हैं और तुम्हारी सेवा के लिए केवल एक दास ही तुम्हारे साथ उस हवेली में जाएगा। खर्च करने के लिए तुम्हें ना तो कोई पैसा मिलेगा और ना ही कोई अन्य सामान। ये सब तुम्हें अपनी बुद्धि से ही वहाँ पैदा करना होगा। इसके साथ ही तुम्हारे वहाँ जाने से पहले तुम्हारे शरीर पर पहने सारे आभूषण भी उतरवा लिए जाएंगे। उस हवेली में तुम बिना धन दौलत के 5 माह तक रहोगे। 5 माह तक तुम्हारा और हमारा संपर्क बिल्कुल टूटा रहेगा। 5 माह पश्चात हम स्वयं तुम्हारे पास नीलवन की हवेली में आएंगे और तब तुमसे पूछेंगे कि धन दौलत बड़ी है या बुद्धि। ठीक है पिताजी, मैं नीलवन की हवेली में जाने को तैयार हूँ। वे दोनों उसी समय महल में वापस लौट आए और राजकुमार अशोक ने अपने आभूषण उतारकर रख दिए। कुछ देर बाद ही राजकुमार अशोक अपने विश्वास पात्र दास मोहन के साथ रथ में बैठकर नीलवन की ओर चल पड़े। नीलवन की हवेली में पहुंचकर उसने दास मोहन से कहा, मोहन, तुम कहीं से छोटे छोटे पत्थर चुनकर ले आओ। जो आज्ञा राजकुमार। कुछ देर बाद ही उसने कुछ छोटे छोटे पत्थर लाकर राजकुमार को दे दिए। राजकुमार ने उन पत्थरों को एक संदूक में रख दिया। इसके बाद राजकुमार ने संदूक पर अपने नाम की राजकीय मोहर की छाप लगा दी। मोहन, इस संदूक को सुल्तानपुर के नगर सेठ मनीराम को दे देना और कहना कि राजकुमार अशोक ने 500 स्वर्ण मुद्राएं मंगाई है और ये भी कहना कि 5 माह पश्चात हम उसके 500 स्वर्ण मुद्राएं ब्याज समेत उसे वापस लौटा देंगे और उसके पास से अपनी ये संदूक वापस ले लेंगे। जो आज्ञा राजकुमार। मैं अभी सेठ मणिराम जी के पास जाता हूँ। एक बात और नगर सेठ से कहना, ये बात गुप्त ही रहनी चाहिए कि हमने उससे ब्याज पर धन लिया है। महाराज को इसकी भनक नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है राजकुमार। मोहन सुल्तानपुर के मणिराम के यहाँ पहुँचा और राजकुमार अशोक की बताई सारी बातें सेठ मणिराम को बता दी। सेठ मणिराम ने मोहन से संदूक ले लिया और बदले में 500 स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा, ठीक है, मैं सब समझ गया। राजकुमार अशोक को कहना कि ये बात गुप्त ही रहेगी। मोहन स्वर्ण मुद्राओं को लेकर राजकुमार अशोक के पास पहुंचा। तब राजकुमार अशोक ने थैली में से कुछ मुद्राएं निकालकर मोहन को देते हुए कहा, मोहन, इस हवेली में तो खाने को कुछ भी नहीं है। तुम फिर से सुल्तानपुर जाओ और स्वर्ण मुद्राओं के बदले खाद्य सामग्री ले आओ।
मोहन स्वर्ण मुद्रा लेकर पुनः सुल्तानपुर की ओर चल पड़ा। स्वर्ण मुद्राओं के बदले में मोहन सुल्तानपुर से जो खाद्य सामग्री लाया था उसे खाकर राजकुमार अशोक और मोहन नीलवन में उस हवेली में दिन गुजारने लगे। धीरे धीरे उन दोनों को उस एकांत हवेली में रहते रहते 4 माह बीत गए। एक दिन मोहन कहने लगा, राजकुमार, मेरी समझ में अभी तक ये बात नहीं आई कि महाराज ने आपको ये वनवास क्यों दिया है। मोहन, पिताश्री को धन दौलत का बड़ा घमंड है। उसी घमंड में चूर रहने से उन्होंने मुझे ये वनवास दिया है। वो तो सोच रहे होंगे कि बिना धन दिए मुझे 5 माह के लिए इस एकांत हवेली में बेचकर उन्होंने मुझे सबक सिखाया है, पर ये उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि सबक वो मुझे नहीं बल्कि सबक मैं उन्हें सिखाने वाला हूँ। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा राजकुमार। तब राजकुमार अशोक ने मोहन को सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई। मोहन, मैं पिताश्री को दिखाना चाहता हूँ कि बुद्धि धन दौलत से बड़ी है। तुम्हें इस कार्य में मेरी मदद करनी होगी। मैं हर प्रकार से आपका साथ दूंगा राजकुमार। बताइए मुझे क्या करना होगा। तुम्हें कल ही सेठ का वेश धारण करके सुल्तानपुर के दरबार में जाकर महाराज से कहना होगा जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। राजकुमार अशोक ने मोहन को सारी योजना समझाई। दूसरे दिन ही मोहन सेठ का वेश धारण करके राजा विक्रम के दरबार में जा पहुंचा। महाराज, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। कल रात एक साथी चोर ने मेरे घर में चोरी करके मेरा सब कुछ लूट लिया। चोरी और हमारे राज्य में? ये तो मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ। हमारे राज्य में आज से पहले तो कोई चोरी नहीं हुई, फिर तुम्हारे घर में चोरी करने की हिम्मत किसकी हुई? महाराज, लगता है किसी दूसरे राज्य का कोई चोर हमारे राज्य में घुस आया है। महाराज, उसने मुझे कंगाल तो बनाया ही है, पर वो आपको भी नहीं छोड़ने वाला है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? महाराज, वो चोर मेरी खाली तिजोरी में आपके नाम का ये पत्र छोड़कर गया है। राजा विक्रम हैरानी से उस पत्र को पढ़ने लगे, जिस पर लिखा था, राजा विक्रम, मैं बड़ा ही खतरनाक चोर हूँ। मैं शीघ्र ही आपके खजाने को चुराने वाला हूँ। आपकी हिम्मत हो तो मुझे खजाना चुराने से रोक सको तो रोक के देख लेना। आपका शुभ चिंतक, शातिर चोर। पत्र पढ़कर राजा विक्रम को गुस्सा आ गया। राजा ने तुरंत खजांची को बुलाकर आदेश दिया, खजांची, शातिर चोर ने हमें खजाना लूटने की धमकी दी है, इसलिए आप खजाने की सुरक्षा के प्रबंध कड़े कर दीजिए ताकि शातिर चोर अपने कार्य में सफल ना हो सके। और इस आदमी के घर में शातिर चोर ने चोरी की है तो आप खजाने में से इस आदमी को धन देकर इसके नुकसान की भरपाई कर दो। जो हुकुम महाराज, जैसा आप चाहें। इधर मोहन खजांची द्वारा दिया गया धन लेकर नीलवन में पहुंचा। लीजिए राजकुमार, महाराज ने मेरे नुकसान की भरपाई के लिए मुझे ये धन दिया है। मोहन, इस धन में से थोड़ा सा धन निकालकर बाकी का संभाल कर रख दो। इसकी आवश्यकता हमें 1 माह बाद पड़ेगी। और हाँ मोहन, इस धन में से 2 घोड़े और 2 सैनिकों की पोशाक और कुछ बड़ी बोरियां ले आओ। मोहन राजकुमार द्वारा बताया सामान लेने चला गया। इस घटना के 5 दिन पश्चात राजकुमार को मोहन के साथ सुल्तानपुर के राजमहल में खजाने को चुराने जाना था। इसीलिए उन्होंने महाराज की हस्तलिपि में खजांची के नाम एक पत्र लिखा और उसे अपने पास रख लिया। उसी रात्रि को राजकुमार मोहन के साथ वेश बदलकर खरीदे गए घोड़ों पर सवार होकर सुल्तानपुर की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद ही उन दोनों के घोड़े एक विशालकाय पहाड़ी के सामने जा रुके। अपने घोड़ों को वहीं एक पेड़ से बांधकर दोनों गुप्त रास्ते से सुल्तानपुर के राजमहल की ओर चल पड़े। शीघ्र वह उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ गुप्त रास्ता जाकर समाप्त होता था।
दोनों को राजमहल के रास्तों की भली भांति जानकारी थी, इसलिए वो उस रास्ते की ओर बढ़ गए जो रास्ता खजाने की ओर जाता था। जल्दी ही वो दोनों खजाने का पहरा दे रहे खजांची के पास पहुँचे। खजांची, महाराज ने तुम्हारे नाम ये पत्र दिया है। खजांची पत्र लेकर पढ़ने लगा, जिस पर लिखा था, खजांची, 5 दिन से आप और आपके सैनिक दिन रात मुस्तैदी से खजाने की चौकसी कर रहे हैं। अतः हम महसूस कर रहे हैं कि आप लगातार खजाने की चौकसी करते करते आप और आपके सैनिक थक गए होंगे। इसीलिए हम इस पत्र के द्वारा आपको ये संदेश देते हैं कि आप अपने सैनिकों के साथ आराम करने के लिए इसी समय अपने घर चले जाओ और खजाने की चौकसी का भार पत्रवाहक रमेश और सुरेश को सौंप दो। इसके साथ ही जाते समय खजाने की चाबी रमेश और सुरेश को देते जाना, क्योंकि कुछ देर बाद हम स्वयं खजाने का निरीक्षण करने वहां आने वाले हैं। तुम्हारा राजा विक्रम। पत्र पढ़कर खजांची खुश हो गया और कहने लगा, चलो महाराज को हमारी कुछ तो चिंता हुई, थकान के मारे सारा शरीर बुरी तरह टूट रहा है। अतः खजांची रमेश और सुरेश बने। राजकुमार अशोक और मोहन को खजाने की सुरक्षा का भार सौंप और उन्हें खजाने की चाबी दे सैनिकों के साथ तुरंत ही वहां से चला गया। खजांची और सैनिकों के वहां से जाने के बाद राजकुमार अशोक ने चाबी से खजाने का ताला खोला और तब दोनों खजाने के कक्ष में घुस गए। अंदर पहुंचकर दोनों ने अपने वस्त्रों में छिपे बड़े बड़े थैले निकाले और उनमें खजाने की दौलत भरने लगे। तत्पश्चात थैलों में भरे खजाने को वे दोनों कक्ष के बाहर ले आए। अगले ही पल वो दोनों गुप्त रास्ते के द्वार पर पहुँचे। मोहन, पहले सारे थैलों को यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं, फिर खजाने को लेकर नीलवन की ओर चलेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा राजकुमार। कुछ देर बाद खजाने के सारे थैले गुप्त द्वार के पास इकट्ठे हो गए। राजकुमार और मोहन सारी रात घोड़ों की मदद से एक एक करके खजाने से भरे थैलों को नीलवन की हवेली में पहुंचाते रहे। फिर अगले दिन सुबह होने पर 2 सैनिक खजाने के द्वार पर पहुँचे। ये क्या, खजाने के दरवाजे खुले पड़े हैं? दोनों सैनिक खजाने के कक्ष में पहुँचे तो देखा सारा खजाना खाली पड़ा था। लगता है सातिर चोर अपनी चतुराई दिखा गया है। उन दोनों को वहाँ एक पत्र पड़ा हुआ मिला, जिसे लेकर वो महाराज के पास पहुँचे। महाराज, गजब हो गया, सातिर चोर खजाना लूट कर ले गया। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ महाराज, हम सच कह रहे हैं, खजाना बिल्कुल खाली पड़ा है। वहाँ हमें बस ये पत्र मिला है जो सातिर चोर आपके नाम का छोड़कर गया है। राजा विक्रम ने जल्दी जल्दी वो पत्र पढ़ा, जिस पर लिखा था, महाराज, हम आपका खजाना लूटकर ले जा रहे हैं। अब आपको यकीन हो जाएगा कि हम कितने शातिर चोर हैं। अब आप हमें पकड़कर दिखाओ तो जाने। आपका शुभचिंतक शातिर चोर। पत्र पढ़ने के पश्चात राजा ने आदेश दिया, सैनिकों, इसी समय खजांची को हमारे सामने पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। कुछ देर बाद खजांची राजा के सामने था। क्या आदेश है महाराज? अरे आदेश के बच्चे, पहले तो ये बता कि तेरे होते हुए खजाना लूटा तो लूटा कैसे? क्या खजाना लूट गया? क्षमा करें महाराज, जब तक मैं अपने सैनिकों के साथ खजाने के पहरे पर था, तब तक तो खजाना बिल्कुल सकुशल अपने स्थान पर था। हो सकता है सातिर चोरों ने खजाना तब चोरी किया हो जब मेरे स्थान पर रमेश और सुरेश पहरा दे रहे थे। क्या ये रमेश और सुरेश कौन है? महाराज, आपने ही तो कल रात को उन दोनों को मेरे पास भेजा था। वे दोनों आपका पत्र लेकर मेरे पास आए थे। मेरा पत्र? मैंने तो किसी रमेश सुरेश को कोई पत्र लिखकर नहीं दिया था। जरा हमें वो पत्र तो दिखाओ। पत्र पढ़कर राजा बुरी तरह चौंका और कहने लगा,
ये पत्र तो मेरी ही हस्तलिपि में लिखा गया है। इसका मतलब है खजांची को जिन रमेश और सुरेश ने ये पत्र दिया था वे सातिर चोर के ही गिरोह के आदमी थे। खजांची, हम बहुत बड़े षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। चोरों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आज ही हम उसे स्वयं पकड़ेंगे। शीघ्र ही सारे राज्य में खजाना लूटने की सूचना आग की तरह फैल गई। इधर नीलवन की हवेली में मोहन ने राजकुमार को सूचना दी। राजकुमार, खजाना चोरी हो जाने से महाराज बहुत परेशान है। वो आज रात नगर में घूमकर स्वयं चोर को पकड़ना चाहते हैं। मोहन, तुम बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लाए हो। आज की रात मुझे साधु बाबा का वेश धारण करके सुल्तानपुर जाना होगा। राजकुमार, आप रात को वहाँ अकेले मत जाइए, क्योंकि आज की रात महाराज स्वयं नगर में गश्त लगाएंगे। ऐसे हालात में आप वहाँ जाएंगे तो आपके पकड़े जाने का खतरा रहेगा। फिर राजकुमार अशोक मोहन को तसल्ली देते हुए बोला, मोहन, तुम घबराओ मत। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि वहाँ खतरा मुझे होगा या महाराज को होगा। राजकुमार उस रात को साधु का वेश धारण करके सुल्तानपुर की ओर चल पड़ा। शीघ्र वो सुल्तानपुर जा पहुंचा और एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गया। इधर राजा विक्रम घोड़े पर बैठकर नगर में गश्त लगा रहा था। कुछ देर बाद गश्त लगाते हुए राजा विक्रम ने जब साधु बने राजकुमार को देखा तो वो शातिर चोर के बारे में पूछताछ करने के लिए साधु के पास पहुंचा और कहने लगा, साधु महाराज, क्या आपने इधर से किसी अजनबी आदमी को जाते हुए देखा है? मैं तो ध्यान में डूबा हुआ था। अगर मेरे पास से कोई निकला भी होगा तो मुझे पता नहीं। लेकिन एक बात बताइए, आप कौन हैं और इतनी रात्रि को इस समय नगर में क्यों घूम रहे हैं? साधु महाराज, मैं इस देश का राजा हूँ। इन दिनों हमारे राज्य में शातिर चोर ने बहुत उत्पात मचाया हुआ है। वो हमारा सारा खजाना लूटकर ले गया। हम उसी की खोज में इस समय घूम रहे हैं। ओह राजन, आपने ये तो बहुत ही बुरी खबर सुनाई है। खजाना खाली हो जाने पर आप राजकाज किस प्रकार चलाएंगे? इसी बात को तो सोचकर हम परेशान हो रहे हैं साधु बाबा जी। राजन, आपको खाली खजाना भरने के लिए प्रजा पर नए नए कर लगाने होंगे, तभी आपका खाली खजाना भर सकेगा, अन्यथा नहीं। प्रजा पर नए कर? लेकिन साधु बाबा जी, प्रजा पर तो पहले से ही कई कर लगे हैं। क्या नए करों से वो परेशान ना हो उठेंगे? राजन, प्रजा के हित के लिए ये तो आपको करना ही होगा। अगर किसी पड़ोसी देश के राजा को तनिक भी इस बात की भनक पड़ गई तो वो शीघ्र ही आपके राज्य पर धावा बोल देगा। इससे पहले कि ऐसा हो राजन, आप प्रजा पर नए कर लगाकर खाली खजाने को भरिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। मुझे आपकी सलाह पसंद आई साधु बाबा जी। शीघ्र ही इस विषय पर सोच विचार करके मैं कोई निर्णय जरूर लूंगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर प्यारे राजवासियों, शातिर चोर ने राजकीय खजाने को खाली कर दिया है। ये तो आप सभी भली भांति जान चुके हैं। खजाने को पुनः भरने के लिए हमें आप लोगों पर नए कर लगाने पड़ेंगे। हमें आशा है आप लोग नए करों को अदा करने में आनाकानी ना करके हमें अपना मूल्यवान सहयोग देंगे। राजा विक्रम की यह घोषणा सुनकर वहां उपस्थित लोगों में आक्रोश फैल गया। वहां मौजूद लोग कहने लगे, महाराज, हम नए करों को किसी भी सूरत में अदा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। महाराज, आपको यदि खाली खजाना भरना है तो अपने परिश्रम से भरे। यह सुनकर राजा विक्रम सक पकाया और सोचने लगा, प्रजा का रुख आक्रामक सा लग रहा है। अगर मैंने वास्तव में इन पर नए कर लगा दिए तो निश्चय ही ये लोग बगावत पर उतर आएंगे। वह परेशान सा दरबार में उठ आया और सोचने लगा, शातिर चोर ने हमें ये किस दुविधा में डाल दिया। अब हम करें भी तो क्या करें? इसी अधेड़ बूंद में ना जाने कब पूरा महीना बीत गया। राजा विक्रम खाली खजाने को भरने का कोई उचित समाधान नहीं सोच पाए। तभी राजा को ख्याल आया, हमारा बेटा अशोक बहुत ही बुद्धिमान है। हमें उसके पास जाकर उससे इस समस्या का कोई समाधान पूछना चाहिए। वो कोई ना कोई उचित सलाह अवश्य देगा। राजा रथ में बैठकर
उसी समय नीलवन की हवेली में पहुंचा। राजा को देखकर राजकुमार कहने लगा, आइए पिताश्री, 5 माह बीत चुके हैं। क्या आप हमसे यही पूछने आए हैं कि धन दौलत बड़ी होती है या बुद्धि बड़ी होती है? बेटा अशोक, हमारे जले पर इस प्रकार नमक ना छिड़को। हम इन दिनों बहुत ही मुसीबत में हैं। क्या हुआ पिताश्री? बेटा, हमारे खजाने को शातिर चोर ने लूट लिया है। हमें समझ नहीं आ रहा कि खाली खजाने को कैसे भरा जाए। पिताजी, इतने परेशान होने की क्या आवश्यकता है? मैं आपका खाली खजाना भरूंगा। तुम भला खाली खजाने को कैसे भरोगे? राजकुमार राजा को उस कक्ष में ले गया जिसमें वह धन दौलत रखी थी, जो वो मोहन की सहायता से सुल्तानपुर के खजाने से लाए थे। उस दौलत को देखकर राजा कहने लगा, राजकुमार अशोक, इतनी दौलत तुम्हारे पास कहाँ से आई? पिताजी, इस धन से आप अपना खाली खजाना भरिए। राजकुमार अशोक, अब तो बता दो, ये दौलत तुम्हारे पास आई कहाँ से? पिताजी, कल मैं अपने दास मोहन के साथ सुल्तानपुर आऊंगा, तभी आपको सारी बात विस्तार पूर्वक बताऊंगा। ठीक है बेटा, हम तुम्हारे सुल्तानपुर आने की प्रतीक्षा करेंगे। तब राजा विक्रम खजाने को लेकर रथ में बैठकर वहां से सुल्तानपुर की ओर चल पड़ा। फिर अगले दिन राजकुमार और मोहन दोनों सुल्तानपुर पहुँचे। पिताजी, मैंने जो धन कल आपको दिया था, वो धन वही था जो शातिर चोर ने सुल्तानपुर के खजाने से लूटा था। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? हाँ पिताजी, मैं ठीक कह रहा हूँ। अगर तुम्हारा कहना सही है राजकुमार, तो शातिर चोर द्वारा लूटा गया खजाना तुम्हारे पास कैसे आया? पिताजी, क्योंकि शातिर चोर और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। ये तुम क्या कह रहे हो राजकुमार? मैं ठीक कह रहा हूँ पिताजी। तब राजकुमार अशोक ने विस्तार पूर्वक राजा विक्रम को सारी बात बता दी। सारी बात बताने के पश्चात राजकुमार कहने लगा, पिताजी, 5 माह पूर्व जब आपने मुझे मोहन के साथ नीलवन वाली हवेली में भेजा था, तो ना तो आपने मुझे कुछ धन दिया था और ना ही मेरे पास कोई गहने आभूषण छोड़े थे। ऐसी परिस्थिति में मैं 5 माह तक अपना और मोहन का पेट कैसे भरता? तो मैंने अपनी बुद्धि से काम लिया और ईंट पत्थर से संदूक को भरकर अपनी राजकीय मोहर लगाकर नगर सेठ मनीराम से 500 सोने की स्वर्ण मुद्राएं उधार ले ली। उस धन से मैंने 5 माह तक अपना और मोहन का निर्वाह किया। इसके अलावा आपका राजकीय खजाना इसलिए लूटा ताकि आप जान सकें कि मनुष्य यदि बुद्धि से काम ले तो असंभव कामों को भी सिद्ध कर सकता है। पिताजी, बुद्धि के प्रयोग के कारण ही मैं कड़ी सुरक्षा के बीच से खजाने को आसानी से लूटकर ले जा सका। पिताजी, धन दौलत तभी आदमी का साथ देती है जब आदमी बुद्धि का प्रयोग करे। इतना कहकर राजकुमार अशोक चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने राजा विक्रम से पुनः कहा, पिताजी, क्या आप अब भी मुझसे वही पूछेंगे कि धन दौलत बड़ी होती है या बुद्धि? राजकुमार अशोक, तुमने मुझे सबक सिखाकर मेरी बंद आंखें खोल दी है। अब तक मैं धन दौलत को ही सब कुछ समझता था, पर अब मेरे समझ में आ गया है कि बुद्धि के आगे धन दौलत कुछ भी चीज नहीं है। आदमी के अंदर बुद्धि हो तो वो निर्धन से भी धनवान बन सकता है। राजा विक्रम की बात सुनकर राजकुमार अशोक के मुख पर संतोष की रेखाएं खिंच गई। अब राजा विक्रम को यह समझ आ चुका था कि जीवन में बुद्धि का बहुत महत्व होता है और वह अपने बेटे राजकुमार अशोक के साथ सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। Thanks for watching this video.